हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें हमारा टॉपिक है प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑब्लिक कैपिटल एंड रिवेन्यू प्रॉफिट्स। ठीक है, ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो हमारे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज कैपिटल प्रॉफिट्स, और जो हमारे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स होते हैं दे आर कॉल्ड रिवेन्यू प्रॉफिट्स। तो जब भी हम होल्डिंग कंपनीज के अकाउंट्स की बात करते हैं तो हमेशा हमें प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन करना होता है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे उसमें ये देखा था, जो भी जब भी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को एक्वायर कर रही है तो वो बैलेंस शीट की डेट को ही करती है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस डेट को बैलेंस शीट बनाई जाए सेम डेट को ही होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को एक्वायर करे। वो डेट जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है, यानी कि एक्विजिशन साल में कभी भी हो सकता है। तो जब एक्विजिशन साल में कभी भी होना है तो वहाँ पर प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन जो कैलकुलेट करने का मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो वो अब हम करेंगे। देखिए हम पढ़ते हैं जैसे The previous illustration from 1 to 11 were assuming that the shares of subsidiary company were acquired on the date of balance sheet. So all the profits of subsidiary given in the balance sheet were treated as pre-profit or the capital profits. However, in the actual practice, the date of acquisition of shares and the date of balance sheet are different. In such case, the subsidiary company's reserve and profits must be divided into pre-profits, which are also known as capital profits, and the post profit, which is also better known as revenue profits, on the basis of date of acquisition of the shares. So holding company shares pre-acquisition profits is treated as the capital profit and is used for the purpose of calculation of goodwill and capital reserve. Holding company share in the post-acquisition profits is treated as revenue profits. It is added to the profit and loss of the holding company. ये मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी कि जब भी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स की हम बात करते हैं तो देयर इज अ डिवीजन ऑफ थ्री थिंग्स। वन इज कैपिटल, सेकेंड इज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड थर्ड इज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, तो ये ही आपको यहाँ पर अभी बताया है। तो कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी या कैपिटल प्रॉफिट कैसे होता है ये आपको बताया होता है, जैसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ जर्नल रिजर्व माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर सब्सिडरी कंपनी का कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है या जर्नल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस दिया है तो वो हमारे कौन से प्रॉफिट होते हैं? प्री एक्विजिशन। वो ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि सब्सिडरी के वो प्रॉफिट्स और वो रिजर्व उस टाइम के हैं जिस टाइम पे होल्डिंग कंपनी ने उसको एक्वायर नहीं किया था। ठीक है, और अगर सब्सिडरी कंपनी में कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारी फिक्टिशियस एसेट होती हैं जो कि राइट ऑफ करनी होती है, लेकिन अगर ये स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसे हमें क्या करना होगा? राइट ऑफ करना होगा। और राइट ऑफ कहाँ से किए जाते हैं? जो सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का या जर्नल रिजर्व का, उसमें से हम इसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जिसे हम रिवेन्यू प्रॉफिट भी कहते हैं। क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस क्लोजिंग जर्नल रिजर्व माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो बैलेंस शीट में देखिए आपको प्रॉफिट्स दिए हैं, जर्नल रिजर्व दिया है। ठीक है, तो वो जो आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है और जो जर्नल रिजर्व का बैलेंस दिया है वो पूरे साल का दिया है, लेकिन वो पूरे साल के प्रॉफिट्स में से और जर्नल रिजर्व में से अगर हमने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को हम माइनस कर दें तो बाकी बचा हुआ कौन सा आ जाता है? पोस्ट एक्विजिशन आ जाता है। और जो हमारे वो बैलेंसेस हैं उसमें से हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ करना होता है। तो ये आपको और अच्छे से समझ आएगा जब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। So next is calculation of goodwill capital reserve in case of pre-acquisition and post-acquisition profit। वो वैसे ही होगा जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं? अमाउंट पेड माइनस अमाउंट ड्यू। ठीक है, अमाउंट ड्यू कौन सा होता है? जो होल्डिंग कंपनी ने लिया है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट
ठीक है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ही होल्डिंग कंपनी एक्वायर करती है एक्विजिशन के टाइम पर इनटू एक्विजिशन परसेंटेज, जिस परसेंटेज से उसने एक्वायर किया है उस परसेंटेज में। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी आपको पता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना क्या होता है, जो भी उसका परसेंटेज है उस परसेंटेज में उसका शेयर कैपिटल कितना है प्लस प्री एक्विजिशन प्लस पोस्ट एक्विजिशन, और ये आपको बताया है रिमेनिंग परसेंटेज, मतलब जो होल्डिंग के बाद बच जाती है। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 12। The following is the balance sheet of S Limited and S Limited as on the 31st March 2005. Shareholder funds, share capital, shares of 10 each, 4 lakh and 3 lakh। आपको इसमें फिर से H लिमिटेड और S लिमिटेड बताया है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। रिजर्व्स दोनों कंपनीज के दिए हैं, होल्डिंग के 1 लाख, सब्सिडरी के भी 1 लाख है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटर्स आर गिवन। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बताया है इन 70% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, एस लिमिटेड के 70% शेयर। तो 70% जो है होल्डिंग ने सब्सिडरी को खरीदा है, तो 70% का मतलब है कि 70% अगर खरीदा है तो 30% किसका होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। तो इनका जो परसेंटेज है डिवीजन, दैट इज 70 एंड 30, 70 फॉर द होल्डिंग एंड 30 फॉर द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और इस 70% और 30% में हमने क्या डिवाइड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल, सेकंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और थर्ड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, तो 70% शेयर्स खरीदे हैं, कितने में खरीदे हैं, 2,60,000 में। एसेट्स भी बताई हैं दोनों कंपनीज की, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किसके दिए हैं, एस लिमिटेड के 10,000। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हमने राइट ऑफ करना है सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स में से। अब सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर कब किया है, द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड वर एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2004 ऑन द डेट ऑफ ऑन विच डेट द जनरल रिजर्व एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। कि एस लिमिटेड को कब एक्वायर किया गया, 1 अप्रैल 2004 को, जिस डेट पे उसका जर्नल रिजर्व 30,000 था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 था। ठीक है, अब आपको ये बैलेंस शीट की डेट कौन सी दी है, 31 मार्च 2005, और एक्वायर कब किया था, 1 अप्रैल 2004। तो ये ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2004 से लेके 31 मार्च 2005 का। ठीक है, तो साल की फर्स्ट डेट को ही होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को एक्वायर किया है, और जिस टाइम पे एक्वायर किया है उस टाइम पे सब्सिडरी के आपको यहाँ पर जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है। तो 1 अप्रैल को जब एक्वायर कर लिया, तो उसके बाद जितने भी प्रॉफिट्स या रिजर्व हुए सब्सिडरी कंपनी में, वो किसके होंगे, होल्डिंग कंपनी के होंगे। ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन। लेकिन ये हमारे पास प्री एक्विजिशन ऑलरेडी गिवन है 30,000 एंड 20,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वर नॉट रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2005। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ नहीं हुए थे, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है। एंड नाउ prepare a consolidated balance sheet as on 31st March 2005। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्री प्रॉफिट्स एंड कैपिटल प्रॉफिट, हमने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। ओपनिंग बैलेंस कितना हमें बताया है, प्रॉफिट एंड लॉस का 20,000, जर्नल रिजर्व का बताया है 30,000, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कि राइट ऑफ नहीं हुए हैं, यहाँ पर हमें राइट ऑफ करना है, मतलब माइनस हो जाएंगे, उसको लेस करना है। 20,000, 30,000, 50,000 माइनस 10,000, ये तो हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आ जाएगा 40,000। उसके बाद हम कैलकुलेशन किसकी करते हैं, पोस्ट प्रॉफिट ऑब्लिक रिवेन्यू प्रॉफिट। पोस्ट प्रॉफिट कैसे करेंगे, जो भी हमें बैलेंस शीट में गिवन है, सब्सिडरी के बैलेंस शीट में पूरे साल में कितने प्रॉफिट हुए थे, 60,000 और रिजर्व था 1 लाख। ठीक है, 60,000 प्रॉफिट है, रिजर्व है 1 लाख, लेकिन ये पूरे साल का है। अगर ये पूरे साल का है तो इसमें प्रिलिमिनरी प्री एक्विजिशन भी एडेड है। ठीक है, तो प्री एक्विजिशन को हमने माइनस कर देना है 40,000, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ किया है। तो ये सारी एडजस्टमेंट के बाद आपके पास पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,10,000। ठीक है, तो हमने डिवीजन वही 3 चीज़ों का करना है, कैपिटल का, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स का और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का। कैपिटल हमें पता है कितनी है, सब्सिडरी की कैपिटल कितनी है, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख का 70 और 30% करना है, 70% विल गो टू होल्डिंग एंड 30% विल गो टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और इसी तरीके से
प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 40,000 है, इसको भी 70-30 की रेशियो में करना है। 70% विल गो टू होल्डिंग एंड 30% विल गो टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अगेन पोस्ट प्रॉफिट को भी हमने 70-30 का रेशियो करना है, 70% टू होल्डिंग एंड 30% टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन करना है। जब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को खरीदा या उसमें इन्वेस्ट किया तो कितना किया था, 2,60,000, 2,60,000 में, लेकिन एक्वायर कितना किया, ड्यू कितना बनता था, होल्डिंग ने सब्सिडरी का क्या लिया, कैपिटल और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लिए एक्विजिशन के टाइम पे। कैपिटल कितनी थी, 3 लाख, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितने थे, 40,000, उसका कितना परसेंट लिया है, 70%। तो ये जो 70% इन दोनों चीज़ों का होल्डिंग ने एक्वायर किया था, उनकी वैल्यू बनती है 2,38,000। तो 2,38,000 की वैल्यू की कैपिटल और प्रॉफिट्स लिए थे, लेकिन पेमेंट कितना किया था, 2,60,000। तो ज़्यादा पेमेंट किया है, ज़्यादा पेमेंट किसका होगा, गुडविल का। सो द बैलेंस इज गुडविल 22,000। अब ये गुडविल का बैलेंस आया है तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में गुडविल को हम कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड में, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैलकुलेट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में वही तीन चीज़ों का कैलकुलेशन, कैपिटल का, प्री एक्विजिशन का और पोस्ट एक्विजिशन का, किसमें, जितना उनको परसेंटेज मिला है। परसेंटेज कितना मिला है, 30%, ठीक है। 70% होल्डिंग का है और 30% सब्सिडरी का है। तो कैपिटल 3 लाख प्लस प्री एक्विजिशन 40,000 प्लस पोस्ट एक्विजिशन 1,10,000 इंटू 30/100, ये सिर्फ 30% मिला है, तो कितना आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, 1,35,000। तो ये हम बैलेंस शीट में कहाँ लिखते हैं, हमारी लाइबिलिटी साइड में, जो हमारा कैपिटल लाइबिलिटी, कैपिटल आता है, ठीक है, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल से नीचे और रिजर्व से ऊपर माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम मेंशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए सारी चीज़ों का डिवीजन हो गया। यहाँ पर कैपिटल का और प्री एक्विजिशन होल्डिंग ने ले लिया, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास चला गया कैपिटल का, प्री एक्विजिशन का और पोस्ट एक्विजिशन का। बस अभी क्या रह गया कि पोस्ट एक्विजिशन का जो 70% है वो किसके पास गया है, होल्डिंग के पास, ठीक है। वो हम कहाँ पर शो करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। सॉरी, तो देखिए यहाँ पर शेयर कैपिटल 4 लाख, होल्डिंग का 4 लाख है, रिजर्व 1 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस है, क्रेडिटर्स दोनों के कंबाइन हो जाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे इसकी कैपिटल का हमने बैलेंस ले लिया, एसेट्स कंबाइन हो जाएंगी और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हमने राइट ऑफ कर दिया। तो अब हम इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। शेयर कैपिटल होल्डिंग की आ गई 4 लाख, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया है 1,35,000, रिजर्व कितने थे, 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस भी 1 लाख था, प्लस वो जो रिवेन्यू प्रॉफिट मिला है, रिवेन्यू प्रॉफिट कौन सा है, ये वाला पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है। इसका भी 70 एंड 30%, 70% कहाँ, यहाँ आ गया, और 30% यहाँ माइनॉरिटी में आ गया। और ये भी हमारा पोस्ट एक्विजिशन, अगेन इट इज 70 एंड 30, 70% जो है वो अलग से हम लिखेंगे बैलेंस शीट में, और 30% यहाँ पर आ गया, और कैपिटल का भी हमने 70-30 कर दिया। तो यहाँ पर ये 1,10,000 जो पोस्ट एक्विजिशन है उसका 70%, 77,000 ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिख दिया, जो कि होल्डिंग कंपनी को मिला है 1,77,000। क्रेडिटर्स कंबाइन हो गए, इधर एसेट्स कंबाइन हो गई दोनों की, और गुडविल हमारा बैलेंस आया था 22,000 का, जो कि हमने एसेट साइड में लिख दिया, ठीक है। अब इसका हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, 11,12,000, 11,12,000। सो हमारा जो टोटल है बैलेंस शीट का वो इक्वल आएगा। इट मीन्स हमने जो क्वेश्चन है वो सही किया है और हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है वो एकदम ठीक बनी है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं 13। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2005। शेयर कैपिटल आपको बताया है 10 ईच, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कंपनीज के बताए हैं, क्रेडिटर्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट इन 37,500 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। अब आपको देखिए यहाँ पे परसेंटेज नहीं बताया, ठीक है, आपको बताया है 37,500, 37,500, अब कितना परसेंटेज है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये भी बड़ा सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखिए एस लिमिटेड में कितनी कैपिटल है, 5 लाख, और शेयर्स कितने के हैं, एक 10 रुपीज़ का, 5 लाख अगर 10 का है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, 5 लाख डिवाइडेड बाय
10, कितना हो गया 50,000। ठीक है, तो 50,000 शेयर्स में से होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के कितने शेयर्स थे 50,000, होल्डिंग ने कितने खरीदे हैं 37,500। तो अब आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं 37,500 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज आएगा। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का क्या मेथड है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ। 37,500 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपके पास आ गया 75%। तो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी का कितना पार्ट खरीदा है 75%, और जो बचा हुआ 25% है दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, फिक्स एसेट है, करंट एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सब्सिडरी के दिए हैं, तो ये हमें राइट ऑफ करने हैं। द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड वर एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2004। एक्विजिशन का डेट क्या है 1 अप्रैल, और आपको बैलेंस शीट की डेट दी है 31 मार्च 2005। तो अगर ये 31 मार्च 2005 की बैलेंस शीट है तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा 1 अप्रैल 2004 से लेके 31 मार्च 2005 तक। ठीक है, तो अगर ये साल 1 अप्रैल 2004 से स्टार्ट था और सेम डेट को ही एक्वायर कर लिया, तो साल के शुरू में ही कर लिया। ठीक है, तो साल के शुरू में जितने भी प्रॉफिट पहले से होंगे वो प्री होंगे, और उसके बाद जो कमाए होंगे वो सब क्या होंगे पोस्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा जनरल रिजर्व इस डेट को क्या था, और प्रॉफिट एंड लॉस 1,10,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वर नॉट रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2005। तो ठीक है, हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2005। ये बिल्कुल सेम इलस्ट्रेशन है जैसे अभी हमने 12 नंबर पे की है, सेम है बिल्कुल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्री प्रॉफिट्स। ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था 10,000, और जनरल रिजर्व 1,10,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमें बैलेंस शीट में गिवन थे जो कि राइट ऑफ नहीं है, तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये सारी एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आता है 1,07,500। पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन देखिए जो बैलेंस शीट में दिया है, रिजर्व्स दिए हैं 1,47,000, सॉरी 1,40,000, और प्रॉफिट एंड लॉस में दिया है 45,000। ठीक है, ये आ गया माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो ये हमारा सारा क्या आ जाएगा पोस्ट एक्विजिशन 65,000। अब हमारे पास दो प्रॉफिट आ गए, प्री प्रॉफिट आ गए और पोस्ट प्रॉफिट आ गए। तो इसको भी हमने 75 और 25 में डिवाइड करना है, इसको भी 75 एंड 25, 75% फॉर द होल्डिंग एंड 25% फॉर द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। अमाउंट पेड 4,75,000, 4,75,000 का अमाउंट पे किया है, और वैल्यू कितनी ली है 75% खरीदा है। 75% क्या खरीदा है शेयर कैपिटल होल्डिंग ने, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लिए हैं। शेयर कैपिटल कितनी है सब्सिडरी की 5 लाख, 5 लाख शेयर कैपिटल है, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है 1,07,500। ठीक है, तो इसका 75% कितना हो गया 4,55,625। अमाउंट पे किया है 4,75,000 और वैल्यू ली है 4,55,625 की। तो वैल्यू कम ली है लेकिन अमाउंट ज़्यादा पे किया है। तो अगर अमाउंट ज़्यादा पे किया है, अगेन दिस इज द बैलेंस ऑफ गुडविल। गुडविल कितनी आ गई 19,375, और गुडविल हमारी क्या है एसेट है, इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे। इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है डिवीजन ऑफ कैपिटल, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, रिमेनिंग परसेंटेज जो बची हुई है होल्डिंग की 75% है, तो बाकी बची हुई कितनी है 25%। 25% इज फॉर द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और उसमें वही हमने तीन चीज़ों का डिवीजन करना है, कैपिटल का, ये हमारा आ गया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का, और ये हमारा आ गया 65,000 पोस्ट एक्विजिशन का। ठीक है, तो टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आया है 1,68,125। अब हम इसकी आसानी से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सकते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में देखिए शेयर कैपिटल होल्डिंग की आपको ऑलरेडी गिवन है 12,50,000, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया है। ये यहाँ पर सब्सिडरी की कैपिटल का डिवीजन हो गया, रिजर्व्स का डिवीजन हो गया, क्रेडिटर्स कंबाइन हो जाएंगे,
ठीक है। इन्वेस्टमेंट का यहाँ से हम बैलेंस ले लिया हमने, फिक्स एसेट कंबाइन हो जाएंगी, करंट एसेट्स कंबाइन हो जाएंगी, और ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है इनको हमने राइट ऑफ कर दिया। तो शेयर कैपिटल आ गई 12,50,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है 1,68,500, सॉरी 125। रिजर्व्स आ गए होल्डिंग के 2,75,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख दिया है, और ये जो रिवेन्यू प्रॉफिट है ये वाला, ये 65,000, 65,000 का यहाँ तो आ गया 25%, बाकी का जो बचा हुआ 75% है वो यहाँ पर आ जाएगा होल्डिंग के पास। एच लिमिटेड शेयर इन रिवेन्यू प्रॉफिट 65,000 का 75% 48,750। तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होल्डिंग का कितना हो गया 1,48,750। करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स कंबाइन हो गए। सेकंड, ये हमारे पास एसेट्स है, एसेट्स में फिक्स एसेट्स कंबाइन हो गई, करंट एसेट्स कंबाइन हो गई, और ये गुडविल का हमने अभी कैलकुलेशन किया था 19,375। तो हम जो दोनों साइड्स हैं हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की ये इक्वल है। ठीक है, तो यहीं तक है ये आपका क्वेश्चन। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट है, शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। अभी तक तो आपने देखिए जो क्वेश्चन किए हैं उसमें ये देखा है कि जो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को एक्वायर किया है वो साल के शुरू में ही किया है। ठीक है, अगर आपको बैलेंस शीट एक 31 मार्च 2005 की दी है और वो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2004 से स्टार्ट है, तो 1 अप्रैल 2004 को ही एक्वायर किया है। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडी कंपनी को साल में कभी भी एक्वायर कर सकती है। अगर ऐसा कोई केस होता है कि शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो उस केस में आपने किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है या क्वेश्चन करना है ये अब हम यहाँ पर देखते हैं। समटाइम्स द होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। For example, if the subsidiary company prepare its financial statement on 31st March 2006, the holding company acquires its shares on 1st July 2005। ठीक है, देखिए जब भी हम ये क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हमें इनका फाइनेंशियल ईयर लिखना ज़रूरी होता है। हमें फाइनेंशियल ईयर की एंड की हमें डेट दी होती है, लेकिन ये स्टार्ट कब से हुआ ये हम पहले यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या था 1 अप्रैल 2005। 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2006 तक का ये ईयर था, लेकिन होल्डिंग कंपनी ने इसको एक्वायर कब किया 1 जुलाई 2005 को। तो 1 जुलाई 2005 को एक्वायर किया, तो 1 जुलाई के बाद वाला सारा पीरियड अप टू 31 मार्च 2006 क्या है पोस्ट पीरियड है, लेकिन 1 अप्रैल 2005 से लेके 1 जुलाई 2005 तक का जो पीरियड है वो हमारा प्री पीरियड है। तो प्री पीरियड कितना होगा 1 अप्रैल 2005 से लेके 1 जुलाई 2005 तक, अप्रैल मई जून। ठीक है, तो 3 मंथ्स प्री पीरियड है, और उसके बाद 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 2006 तक हमारा पोस्ट पीरियड है, जो कि हमारा आएगा 9 मंथ्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का कैलकुलेशन करना है, और प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड के कैलकुलेशन के बाद हमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स को भी कैलकुलेट करना है। Then the profits from 1st April 2005 to 1st July 2005 will be considered as the part of pre-acquisition profit, and the profits from 1st July 2005 to 31st March 2006 will be considered as post profit. तो जो प्री पीरियड का प्रॉफिट है दैट इज कॉल्ड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और जो पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट है दैट इज कॉल्ड पोस्ट प्रॉफिट। In this case, the current year profits are divided according to the pre-period and the post-period. तो करंट ईयर के जो प्रॉफिट है, क्योंकि करंट ईयर के बीच में कभी जो है होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर किया है, तो जिस पे डेट को एक्वायर किया है उससे हमने प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड डिवाइड कर देना है, और फिर जब हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा करंट ईयर का, तो करंट ईयर के प्रॉफिट को हमने बताना है कि वो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना प्री पीरियड से रिलेटेड है और कितना पोस्ट पीरियड से रिलेटेड है।
तो इसका कैसे कैलकुलेशन करना है, स्टेप वाइज है। सबसे पहले डिटरमिन द प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड। पहले हमें तो ये देखना पड़ेगा कि कितने मंथ्स का प्री पीरियड है और कितने मंथ्स का पोस्ट है। जैसे इसमें 3 प्री पीरियड है और 9 मंथ्स पोस्ट पीरियड है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैलकुलेट द करंट ईयर प्रॉफिट। और कई बार हमें क्वेश्चन में करंट ईयर का प्रॉफिट गिवन नहीं होता, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, जिससे हम करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। और करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसको प्री और पोस्ट में डिवाइड करना है। देन डिवाइड द करंट ईयर प्रॉफिट इनटू प्री एंड पोस्ट पीरियड. Add the current year pre-profits to the pre-acquisition profit and the current year post profits will be considered as the post profit. और फिर जितना होल्डिंग को मिलेगा परसेंटेज वो होल्डिंग का होगा और बाकी बचा हुआ किसके पास जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14. On 31st March 2005, the balance sheet of S Limited and S Limited stood as follows. शेयर कैपिटल है, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस देखिए दोनों कंपनीज के हैं, क्रेडिटर्स हैं, नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन 70% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। तो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी को कितना खरीदा है, 70%। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, 70 एंड 30, 70% फॉर द होल्डिंग एंड 30% फॉर द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। करंट एंड नॉन करंट एसेट्स है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हैं जो कि हमें राइट ऑफ करने हैं। अब देखिए आपको यहाँ डेट गिवन है, द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड वर एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2004। 1 जुलाई 2004 को एक्विजिशन हुआ है और बैलेंस शीट कौन सी डेट की है, 31 मार्च 2005। तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ, 1 अप्रैल 2004। 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 और एक्विजिशन कब हुआ, 1 जुलाई 2004 को। तो हमें पहले क्या करना है, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड बताना है। ठीक है, then on 1st April 2004 the journal reserve and the profit and loss account was 40,000 and 1 lakh respectively। तो ये सब्सिडरी कंपनी के बैलेंसेस दिए हैं कि 1 अप्रैल को ये बैलेंसेस, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस थे किसके, सब्सिडरी कंपनी के। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वर नॉट रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, तो हमें यहाँ पे अब राइट ऑफ कर देने हैं। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले स्टेप 1 प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड लेना है। प्री पीरियड कितना होगा, 1 अप्रैल 2004 से लेके 1 जुलाई 2004, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई तक कितना पीरियड हुआ था, 3 मंथ्स। ठीक है, और पोस्ट पीरियड 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 2005 तक 9 मंथ्स। तो ये हमने पीरियड का कैलकुलेशन कर लिया। उसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, जिससे हम करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस कितना था, सब्सिडरी कंपनी में कितना था प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख का, और क्लोजिंग बैलेंस जब ये क्लोज हुआ कितना था, 2 लाख। जब 1 अप्रैल 2004 को कितना था प्रॉफिट एंड लॉस का, 1 लाख, और 31 मार्च 2005 को कितना था, 2 लाख। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, और जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस था 1 लाख और साल के शुरू में कितना था, 40,000। तो अगर साल के शुरू में जनरल रिजर्व 40,000 था और एंड में जाके वो 1 लाख हो गया, तो इसका मतलब कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए होंगे, अमाउंट ट्रांसफर किया होगा। कितना अमाउंट ट्रांसफर किया कि अगर ओपनिंग 40,000 था और वो जाकर क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख हो गया, तो कितना ट्रांसफर किया गया होगा, 60,000। तो 60,000 हमारा उस साल का जनरल रिजर्व आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1 लाख, क्लोजिंग आपको बताया है 2 लाख, और जनरल रिजर्व में प्रॉफिट्स में से कितना ट्रांसफर किया, क्लोजिंग 1 लाख है, ओपनिंग था 40,000, तो उस साल में कितना ट्रांसफर किया होगा, 60,000। तो ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गया, करंट ईयर का प्रॉफिट 1,60,000। तो उस साल में सब्सिडरी कंपनी ने करंट ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 1,60,000। लेकिन 1,60,000 अब कितना प्री एक्विजिशन है और कितना पोस्ट एक्विजिशन है, वो हम इस पीरियड में डिवाइड कर देंगे। 1,60,000 को हमने प्री पीरियड 3 मंथ्स था, तो 3/12 किया, 40,000, यानी कि 1,60,000 में 40,000 रुपीज प्री पीरियड से रिलेटेड है और बाकी बचा हुआ जो है 1,60,000 9 मंथ्स का, 1,20,000 ये पोस्ट पीरियड है। ठीक है, अब हमें प्री प्रॉफिट्स या
प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सब्सिडरी कंपनी का 1 लाख, जनरल रिजर्व थे 40,000 और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 40,000 ये हमने माइनस करने हैं, राइट ऑफ करने हैं। और ये जो हमें 40,000 सॉरी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमें 20,000 माइनस करने हैं और करंट ईयर का ये हमें जो प्री पीरियड का प्रॉफिट मिला है 40,000 ये हम ऐड करेंगे। ठीक है, शुरू में सब्सिडरी कंपनी के ये बैलेंसेस थे ओपनिंग और प्री पीरियड जो कि 3 महीने का था। ठीक है, उसमें भी ये सब्सिडरी के प्रॉफिट थे 40,000 और 20,000 जो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आ गया 1,60,000 और हमारे पास 1,20,000 ये क्या है पोस्ट प्रॉफिट है। तो हमने इसको रेशियो में डिवाइड कर देना है। हमारा रेशियो क्या है 70/30, 70% जाएगा होल्डिंग के पास और 30 जाएगा माइनॉरिटी के पास। तो इसको भी 70/30 की रेशियो में करना है और पोस्ट प्रॉफिट्स को भी 70/30 की रेशियो में करना है। अब हमें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, अमाउंट पेड कितना है 4 लाख और ड्यू कितना था 3 लाख कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है 1,60,000 लेकिन इनका कितना परसेंट लिया है 70%। 3 लाख प्लस 1,60,000 कितना हो गया 4,60,000, उसका 70% होल्डिंग ने लिया था। तो होल्डिंग ने कितने की वैल्यू ली है 3,22,000 की, लेकिन पेमेंट की है 4 लाख की। तो पेमेंट ज़्यादा की है, ज़्यादा इज द अमाउंट ऑफ गुडविल इज 78,000 एंड इट इज़ द एसेट। और ये कहाँ पर शो करेंगे एसेट साइड में। अब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगेन माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 30%, तो 30% ऑफ कैपिटल प्लस 30% ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट प्लस 30% ये जो 1,20,000 है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, इसका ये हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया 1,74,000। अब यहाँ पे 1,20,000 का 70% बच गया जो कि होल्डिंग के पास आया था, वो भी हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अब आप इजीली बना सकते हैं। शेयर कैपिटल आपको दी है 5 लाख की, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है 1,74,000, रिजर्व्स 2 लाख थे होल्डिंग के, प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख और उसको रिवेन्यू प्रॉफिट जो मिला है 1,20,000 का 70% 84,000। तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस होल्डिंग का कितना हो गया 3,84,000। क्रेडिटर्स कंबाइन हो गई, इधर एसेट्स कंबाइन हो गई और गुडविल हमने अभी कैलकुलेट की थी 78,000। तो हम अपनी बैलेंस शीट में दोनों का टोटल सेम करते हैं, देन इट शुड बी इक्वल। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आती है इलस्ट्रेशन 15 इलस्ट्रेशन भी देखिए। On 31st March 2004, the balance sheet of Ash Limited and S Limited stood as follows. Share capital है, reserve, profit and loss, current liability में creditors are given, investment in 70% shares of S Limited, 70% वही आपका रेशो आ गया 70 is and 30%। ठीक है, फिक्स एसेट दिए हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हैं, वो आपको राइट ऑफ करने हैं। एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज सेम जो अभी हमने पहले किया है, बिल्कुल सेम है। द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड वर एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या है प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड ले लेंगे और 1 अप्रैल को बैलेंसेस दिए हैं सब्सिडरी के, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्री पीरियड कैलकुलेट कर लीजिए 3 मंथ्स, पोस्ट भी आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए। ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट का दिया है 10,000, क्लोजिंग दिया है 25,000 और जनरल रिजर्व का हमारा ओपनिंग था 30,000 और क्लोजिंग था 35। तो अगर 30 से शुरू हुआ और 35 पे खत्म हुआ तो उस साल में कितना ट्रांसफर किया 5,000। तो बैलेंसिंग फिगर आ गए 20,000 विच इज आवर करंट ईयर प्रॉफिट। और करंट ईयर के प्रॉफिट्स को हमने प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड में डिवाइड कर देना है, 5,000 एंड 15,000 आ गया। अब हमें टोटल अपना प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होंगे, हमारे ओपनिंग बैलेंसेस कितने थे 10,000, 30,000, ठीक है, और करंट ईयर का प्रॉफिट मिला है 5,000 माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये आ जाएगा 42,000 और 15,000 हमारा पोस्ट प्रॉफिट है। तो इसको भी हमने 70/30 की रेशो में डिवाइड करना है, इसको भी 70/30 की रेशो में करना है और एक कैपिटल को करना है। अब हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अमाउंट पेड कितना है 1,30,000, लेकिन कितना वैल्यू ली है शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लिए हैं 70%। तो शेयर कैपिटल थी 1 लाख और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया है 42,000। इसका 70% कितना आ गया 9 लाख, नॉट 9 लाख, दिस इज 99,400। ठीक है, तो
वैल्यू ज़्यादा दी है, पेमेंट ज़्यादा की है और वैल्यू कम ली है। सो द बैलेंस इज गुडविल 30,600, और ये जो 30,600 है दिस इज गुडविल। ये हम कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड में। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ले लीजिए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस है 30%, 30% ऑफ कैपिटल, 30% ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, 30% ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 47,100। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना अब ईजी है। शेयर कैपिटल होल्डिंग की आ गई, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 47,100, रिजर्व्स आ गए 1,25,000, प्रॉफिट एंड लॉस 75,000, एंड एट एच लिमिटेड शेयर इन रिवेन्यू प्रॉफिट। रिवेन्यू प्रॉफिट जो हमारा पोस्ट प्रॉफिट है, पोस्ट प्रॉफिट कितना है? 15,000, उसका 70% कहाँ गया है? होल्डिंग के पास। ये आ गया 10,500 यहाँ पर। करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स हमारे कंबाइन हो गए, और इधर एसेट्स में फिक्स एसेट और करंट एसेट्स कंबाइन होगी, और गुडविल हमने लिखी है 30,600, और टोटल करेंगे, टोटल शुड बी सेम। ठीक है, तो ये अगर हमारा इक्वल आता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो सही है। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन 16। On 31st March 2005, the balance sheet of S Limited and S Limited stood as follows. शेयर कैपिटल दी है, रिजर्व दिए हैं, सब्सिडरी का रिजर्व नहीं दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट 70% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। 70% है तो इसका मतलब 70 और 30 का रेशियो आ गया। फिक्स एसेट, करंट एसेट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड वर एक्वायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2004। अगेन यहाँ पर हमें प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड कैलकुलेट करना है। ये आपको दिए है 31 मार्च 2005, तो ये फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 में, और 31 दिसंबर को एक्वायर किया है, तो 31 दिसंबर 2004 से लेके 31 मार्च 2005 तक सारा पोस्ट पीरियड है, और 1 अप्रैल 2004 से लेके 31 दिसंबर 2004 तक हमारा प्री पीरियड है। ऑन 1 अप्रैल यही साल के शुरू में बैलेंसेस बताए हैं, लेकिन ये बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस का बताया है, प्रॉफिट का नहीं है। तो लॉस का है तो इसका मतलब हम इसे ऐड करने की बजाय क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये जो लॉस है इट शुड बी डिडक्टेड। अभी तक जो प्रॉफिट थे हम ऐड करते थे, बट यहाँ पे लॉस है तो इसको हम माइनस करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हैं, उसको राइट ऑफ करना है और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का कैलकुलेशन। प्री पीरियड 9 मंथ्स है और पोस्ट पीरियड 3 मंथ्स है। ये हम कर सकते हैं डेट्स के हिसाब से। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। जब हमारा प्रॉफिट था करंट ईयर ओपनिंग बैलेंस में, तो हम यहाँ लिखते थे, लेकिन अब हमारा बैलेंस प्रॉफिट का नहीं है, लॉस का है। तो लॉस का बैलेंस कितना आ गया? 40,000। ठीक है, 40,000 लॉस है और क्लोजिंग बैलेंस 80,000 है। ये हम प्रॉफिट है यहीं पर लिखेंगे। रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बताया, तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आ गया? 1,20,000। कि साल के शुरू में तो 40,000 का लॉस था और एंड में जाके 80,000 का फायदा हुआ, तो इसका मतलब उस साल में कितना करंट ईयर प्रॉफिट अर्न किया होगा? उस साल का प्रॉफिट कितना अर्न किया होगा? 1,20,000, जिसमें से 40,000 को हमने रिकवर भी कर लिया और 80,000 उसके बाद अर्न कर लिए हैं। ठीक है, अब इसको हमने करंट ईयर के प्रॉफिट को प्री और पोस्ट में डिवाइड कर देना है, 9 मंथ्स का और 3 मंथ्स का। टोटल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में ओपनिंग जो हमारा प्रॉफिट होता है, लेकिन ओपनिंग अब प्रॉफिट नहीं है, वो लॉस है, तो -40,000। करंट ईयर का हमें मिला है 90,000, माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो 10,000 थे वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आ गया? 40,000। इसके बाद पोस्ट एक्विजिशन 30,000, इट इज ऑलरेडी गिवन। अब हमें क्या करना है? गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन करना है। अमाउंट पेड कितना है? होल्डिंग ने कितना अमाउंट पे किया है? 5,68,000 और 70% खरीदा है। 5,68,000 का अमाउंट पे किया है, 70% खरीदा है। जब 70% खरीदा तो उस टाइम पर क्या क्या लिया? शेयर कैपिटल ली और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लिए। किस परसेंटेज में लिए? 70% में। तो शेयर कैपिटल सब्सिडरी की थी 8 लाख, प्लस प्री एक्विजिशन थे हमारे 40,000, उसका 70% कितना हुआ? 5,88,000। तो अमाउंट पे किया है 5,68,000 और वैल्यू ली है 5,88,000 की। तो इसका मतलब वैल्यू तो ज़्यादा ली है, पेमेंट कम की है। सो द बैलेंस इज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे? लायबिलिटी साइड में। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग के अंडर।
अब हम कैलकुलेट करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला है, शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन प्लस पोस्ट एक्विजिशन, किस परसेंटेज में, जो कि रिमेनिंग है। रिमेनिंग कितनी है, 30। 70% होल्डिंग के पास है और बाकी बची हुई 30% दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो 30% ऑफ शेयर कैपिटल, 30% ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड 30% ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। जब आप इसको लेकर टोटल करेंगे, दिस इज 2,61,000। तो इन्हीं चीज़ों का कैलकुलेशन करना है और यही आपको अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में मेंशन करनी है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में मेंशन करिए शेयर होल्डर फंड, ये शेयर कैपिटल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया 2,61,000, रिजर्व्स आ गए 6 लाख, कैपिटल रिजर्व अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये किया है ना 20,000, और ये हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। तो ये 20,000 कैपिटल रिजर्व है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास कितना दिया है इसका, ये देखिए 3 लाख गिवन है होल्डिंग का, तो ये 3 लाख आ गया। और होल्डिंग के रिवेन्यू प्रॉफिट्स जो हमारे पोस्ट थे, ये 30,000, 30,000 का 70% होल्डिंग के पास गया है, तो 30,000 का 70% कितना हो गया, 21,000। तो ये हमारे पास आ गया 3,21,000। करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स कंबाइन हो गए, फिक्स एसेट्स कंबाइन हो गई, करंट एसेट्स कंबाइन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बैलेंस गुडविल का नहीं आकर किसका आया था, कैपिटल रिजर्व का। तो टोटल कर देंगे आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, दिस इज 37,400 40,000, 37 lakh सॉरी 37,40,000 and this is also 37,40,000. So the both sides should be equal. तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अभी इस लेक्चर में यही तक है। द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।